हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने इस पीवाईक्यू बैच के लेक्चर सीरीज में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2016 में जो 31 जुलाई को पेपर हुआ था उसके बिल्डिंग मटेरियल वाले सब्जेक्ट के सारे पीवाईक्यूज पर। आप कहेंगे सर सारे कितने आए थे मुझे ये तो बताओ। तो अगर हम बात करें तो टोटल 4 क्वेश्चन आए हैं। कितने आए हैं? 4 क्वेश्चन आए हैं बिल्डिंग मटेरियल से। कितने प्रश्न आए हैं भाई? 4 प्रश्न आए हैं और इन चारों प्रश्नों पर हम लोग एक एक करके बातचीत करेंगे। ठीक, टोटल कितने प्रश्न आए हैं? 4। लेकिन 4 प्रश्न करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस टॉपिक से जितने अन्य प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों का भी आप लोग को अंदाजा हो, उन प्रश्नों का भी आप लोग को पता जता हो कि भाई वो प्रश्न कैसे आए हैं और उन पर क्या नया प्रश्न बन सकता है। हम इस पर भी चर्चा कर ले एक आध दो। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस पेपर में है। क्या कह रहा है? द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्न्ड एट। कह रहा भैया सीमेंट के उत्पादन में जो विभिन्न घटक हैं, सीमेंट के मुख्य 8 इंग्रेडिएंट हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के, तो आप इन 8 संघटकों को घूंडी भट्ठी में कितने तापमान पर जलाते हैं? आपको पता है कि सीमेंट के उत्पादन की अगर हम लोग बात करें, सीमेंट के उत्पादन की अगर हम लोग बात करें तो सीमेंट के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में कितने स्टेप्स हैं भाई? 3 प्रमुख चरण सम्मिलित हैं। यानी मैं यहां बात करूं, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस बात को जो है यहां से मेंशन कर लेता हूं। ठीक है, हाँ। सीमेंट का उत्पादन, ठीक, यहीं से बात कर लेते हैं। अगर हम लोग चर्चा करें तो सीमेंट के उत्पादन में कुल 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। सीमेंट के उत्पादन में कुल 3, कितनी भाई? 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। 3 प्रमुख प्रक्रियाएं, प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो तीनों प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? पहला है मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट, कच्चे संघटकों का मिक्सचर तैयार करना। मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स। दूसरा जो है ये है बर्निंग या कैल्सिनेशन। बर्निंग, या कुछ लोग इसको क्या नाम देते हैं? कैल्सिनेशन। मैं इसे बर्निंग ही कहूंगा। ठीक है, बर्निंग या कैल्सिनेशन। और तीसरी जो प्रक्रिया है, थर्ड ऑपरेशन, आप इसे जो नाम देते हैं साहब, इसका नाम है ग्राइंडिंग। क्या नाम है? ग्राइंडिंग। सीमेंट में हम ग्राइंडिंग 2 बार करते हैं, एक प्री ग्राइंडिंग करते हैं और एक पोस्ट ग्राइंडिंग करते हैं। हाँ, तीसरा ऑपरेशन कौन सा है? ग्राइंडिंग। ये 3 प्रमुख प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, अच्छा। अब इन तीनों प्रक्रियाओं से हम कैसे समझेंगे कि भाई बर्निंग के दौरान तापमान कितना रखा जाता है? ये तो है सीमेंट के उत्पादन में प्रमुख 3 प्रक्रियाएं। लेकिन एक बात और करनी है आपसे, और वो बात क्या है भाई? वो नेक्स्ट बात है कि सीमेंट के उत्पादन की विधियां, सीमेंट के उत्पादन की विधियां। आप जानते हैं कि 2 प्रमुख विधियां हैं। 2 प्रमुख विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि है मॉडर्न मेथड या ड्राई प्रोसेस, और दूसरी विधि है ओल्ड मेथड या वेट प्रोसेस। ये 2 विधियां चलती हैं और यू ऑल नोज दैट कि भैया वेट प्रोसेस जो है ये बेस्ट मेथड है। आप कहेंगे सर इससे बेस्ट क्वालिटी सीमेंट मिलता है। हाँ, क्या मिलता है? बेस्ट क्वालिटी सीमेंट। फिर भी हम आजकल मॉडर्न विधि क्यों चुन रहे हैं? उसके पीछे कई सारे कारण हैं, जब उस पर कभी चलेंगे तो बताएंगे। अब मुद्दा यह है कि भैया 2 विधियां हैं, ठीक, 3 प्रमुख स्टेप्स हैं सीमेंट के प्रोडक्शन में, और इन स्टेप्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो भैया सीमेंट के प्रोडक्शन में आपने बता दिया कि भैया 3 प्रमुख चरण हैं, 2 प्रमुख विधियां हैं। हमने ये दोनों बातें सीख ली और समझ ली। अब नंबर आता है कि जब हम क्या करते हैं, सीमेंट के कच्चे पदार्थों का मिश्रण तैयार कर लेते हैं, चाहे वो वेट प्रोसेस में स्लरी के रूप में तैयार कर रहे हो आप, या ड्राई प्रोसेस में पाउडरस फॉर्म में, इन दोनों मिक्सचर को ले चलते हैं और आप फीडिंग करते हैं। कहां? घूंडी भट्ठी में। कहां फीडिंग करते हैं साहब? घूंडी भट्ठी में। घूंडी भट्ठी के बारे में कुछ बेसिक बात कर लेते हैं।
रोटरी किल्न में आप यही क्या करते हैं भाई, चाहे आपके पास क्या हो, ड्राई प्रोसेस में हो चाहे वेट प्रोसेस में हो, कौन से प्रोसेस में, ड्राई प्रोसेस में मटेरियल आप यूज कर रहे हो या वेट प्रोसेस में स्लरी बना के, आपको इन कच्चे संघटकों को बर्निंग की प्रक्रिया के लिए ले चलना पड़ता है कहां, भूड़ी भट्टी पे। कहां ले चलना पड़ता है, भूड़ी भट्टी में। भूड़ी भट्टी के बारे में अगर बात करनी हो साहब, तो भूड़ी भट्टी की खोज जो है, भूड़ी भट्टी की खोज 1886 में, कब, 1886 में फेडरिक रैनसन, रैनसम कहिए आप, रैनसम, फेडरिक रैनसन ने की थी। कब किया था, 1886 में। ये सीमेंट के कच्चे पदार्थों को बर्निंग की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन है। यानी हम यहां बात करें तो हम कह सकते हैं कि सीमेंट की बर्निंग की प्रक्रिया में इस मशीन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है बर्निंग की प्रक्रिया में। इस मशीन का प्रयोग करते हैं आप। अब इस मशीन की थोड़ी एक बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हम अंदाजा लगा सकें और हमेशा चल सकें कि सही विकल्प कौन सा होगा। ठीक, अच्छा, बर्निंग की प्रक्रिया में इस मशीन का प्रयोग करते हैं। अब इस मशीन की थोड़ी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। अगर इस मशीन की बात कर रहे हैं तो साहब ये मशीन जो है, बहुत बड़े ध्यान से देखिएगा, स्टील की 20 mm से 40 mm मोटी चादर का, स्टील की 20 mm से 40 mm मोटी चादर का बना होता है। कितने mm मोटी चादर का बनाते हैं हम, 20 से 40 mm। कितने mm मोटी चादर, तो 20 से 40 mm मोटी चादर का हम इसे बनाते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी बात करते हैं इस मशीन के ठीक, ये आपकी ये मशीन दिख रही है। इस मशीन की 20 से 40 mm मोटी चादर का हम इसे बनाते हैं। लंबाई कितनी रखते हैं, 60 से 120 मीटर। ये बेलनाकार चादर का हम एक क्या बना रखे हैं, पूरा का पूरा अरेंजमेंट बना रखे हैं। इसमें दो नोजल होती है, एक अपर इनलेट, आप एक को अपर इनलेट कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, लोअर इनलेट। पहला अपर इनलेट और दूसरा जो है, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, लोअर इनलेट। क्या बोलेंगे साहब, पहला हमारा अपर इनलेट, ठीक, अच्छा, दूसरा क्या होता है, लोअर इनलेट। ठीक, ये रहा अपना पहला इनलेट, जिसे अपर इनलेट या मटेरियल इनलेट कहते हैं आप, फीडिंग। ठीक, अच्छा, दूसरा इनलेट हमारा यहां है, ये फ्यूल इनलेट है। कौन है, फ्यूल इनलेट है। ठीक है भाई, चलो, ये नोजल जैसा शेप इसलिए बनाते हैं ताकि मटेरियल पूरे भट्ठे में एक समान रूप से प्रवेश कर सके। ठीक है भाई, चलो, इतनी बात अगर समझ गए हो तो दो इनलेट आप बना लीजिए कि भैया ये दोनों इनलेट होते हैं। अच्छा, साथ में अब इस भूड़ी भट्टी में मैं इसका थोड़ा डायग्रामेटिक स्केच बना दूं, इसके बाद बात करेंगे हम लोग। ठीक भैया, इस घूड़ी भट्टी की बात कर रहे हैं कि आपने बताया कि साहब इसी घूड़ी भट्टी में हम कच्चे पदार्थों का क्या करते हैं, भरण करते हैं। अब इस घूड़ी भट्टी में यहां देखो, ये जो इनलेट दिख रहा है इसे लोअर इनलेट या फ्यूल इनलेट कहते हैं। फ्यूल, हाँ, और फ्यूल के रूप में हम जनरली क्या इस्तेमाल करते हैं, पाउडर्ड कोल, पाउडर्ड कोल या ऑयल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और दूसरा यहां से इस्तेमाल करते हैं कंप्रेस्ड एयर। क्या इस्तेमाल करते हैं, कंप्रेस्ड एयर। ठीक, अच्छा, यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, क्लिंकर। यहां टेंपरेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां जब आउटलेट पर यहां से बाहर निकलेगा तब कितना होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा सा एक आध मिनट का धैर्य रखिएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, समझाने में एक आध 2 मिनट समय मैं कम लेना चाहता हूं। तो यहां जो होगा ये कितना होगा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक,
यहां से पाउडर्ड कोल आएगा, और ये तीसरा जोन घूनी भट्टी का, ये दूसरा जोन, ठीक, और ये पहला जोन। ठीक है भैया, यहां से क्या हम फीड करेंगे, यहां से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, क्लियर दिख रहा है, रॉ मटेरियल यहां से फीडिंग करेंगे। और यहां भी क्या, कंप्रेस्ड एयर, क्या यूज करेंगे, कंप्रेस्ड एयर। ठीक, ये रही वो घूनी भट्टी के सपोर्ट कंडीशन। और इस सपोर्ट कंडीशन पर ये जो स्लोप है 1/20 का रखते हैं, कितना रखते हैं, 1/20 का। और इस सपोर्ट के हिसाब से ये घूनी भट्टी क्या करती है, 1 से 4 आरपीएम की दर पे इसी पर क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब ये घूनी भट्टी का ये चौथा जोन है। ठीक है भाई, तो ये एक घूनी भट्टी का मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बना दिया है। अब मैं इस पर थोड़ी चर्चा करता हूं, अब डिटेलिंग में आता हूं। जब हम लोग क्या करते हैं कि भाई सीमेंट के कच्चे पदार्थों का संघटक या मिश्रण स्लरी के रूप में या फिर ड्राई फॉर्म में हमने तैयार कर लिया, पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया, तब उसकी भरण हम कहां करते हैं, घूनी भट्टी में करते हैं, ताकि उसकी बर्निंग की प्रक्रिया सही से हो सके, बर्निंग की प्रक्रिया सही से हो सके। अब इस घूनी भट्टी में भरण करते हैं। इस घूनी भट्टी में 2 इनलेट होते हैं, यानी 2 इनलेट हैं, एक अपर इनलेट जिसे मटेरियल इनलेट कहते हैं, दूसरा इनलेट लोअर इनलेट जिसे फ्यूल इनलेट कहते हैं। और ये घूनी भट्टी अपनी इस इंक्लाइंड एक्सिस पर, जो जिसका इंक्लिनेशन कितना है, 1/20 का, इस इंक्लाइंड एक्सिस पर क्या कर सकती है साहब, हाँ, इस इंक्लाइंड एक्सिस पर क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। और इसमें कितने सपोर्ट हैं भाई, हम यहां सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रखे हैं, 2 सपोर्ट यहां हम, आप देख लीजिए कि भैया हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रखे ताकि ये इस पर रोटेट कर सके। रोटेशन स्पीड कितनी लेते हैं, 1 से 4 आरपीएम। और घूनी भट्टी की लेंथ कितनी लेते हैं, अगर लेंथ की बात करनी है तो 60 से लेके 120 मीटर लेते हैं। कितना लेते हैं, 60 से 120 मीटर। तो ये हमारी घूनी भट्टी का एक बेसिक डायग्राम है। इस घूनी भट्टी में कितने, 2 इनलेट हुए, और इसमें 4 जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं, 4 जोन। ये पहला जोन, जिस जोन को हम लोग कहते हैं, ये पहला जोन है, जिस जोन का नाम क्या रखते हैं हम भाई, फर्स्ट जोन। इस जोन का नाम रखा जाता है ड्राइंग जोन, जहां टेम्परेचर 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कितना होता है, 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 250 से कितना, 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, अच्छा, दूसरा जोन है, इसे कैल्सिनेशन जोन कहते हैं, और इस जोन में टेम्परेचर 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये तीसरा जोन है जहां टेम्परेचर 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। इस जोन को कहते हैं बर्निंग जोन। क्या कहते हैं, बर्निंग जोन कहते हैं, हाँ, बर्निंग जोन। और ये चौथा जोन है जिसे हम नाम देते हैं रोटरी कूलर। क्या नाम देते हैं, रोटरी कूलर। तो इस जोन 1 का नाम क्या हुआ भैया, ड्राइंग जोन। क्या नाम हुआ, ड्राइंग जोन। इस जोन का नाम क्या हुआ, हम यहां खींच के लिख रहे हैं, इस जोन का नाम क्या हुआ साहब, इस जोन का नाम क्या हुआ, कैल्सिनेशन जोन। क्या नाम हुआ, कैल्सिनेशन जोन। इस जोन 3 का नाम अगर बताना हो तो ये जोन है बर्निंग जोन। कौन सा जोन है, बर्निंग जोन। और ये चौथा जोन, जिस जोन का नाम अगर हम लोग कहां लिख दें भाई, हाँ, ये क्लियरली दिख तो रहा है, इस चौथे जोन का नाम हम यहां लिख सकते हैं। इसे बोल दीजिए आप, यहां ले आइए, यहां बोल दीजिए, ये है रोटरी कूलर। क्या है, रोटरी कूलर, ये 4th जोन है। ठीक, तो ये घूनी भट्टी में कुल कितने, 4 जोन है। अब होता क्या है कि साहब हम इस घूनी भट्टी को बना लिया, और इसकी एक बात याद रखिएगा कि इसकी भीतरी सतह पर, यहां भीतरी सतह पर, इसकी भीतरी सतह पर हम यहां अग्निसह ईंटों का प्रलेपन कर रखते हैं, ताकि फ्यूल की इफिशियंसी बढ़ाई जा सके और जितनी दहन ऊष्मा प्राप्त हो रही है वो ऊष्मा बाहर जाकर व्यर्थ ना हो। ठीक, बात समझ गए, अच्छा, ठीक है भैया, अच्छा, बात समझ गए। तो अब आइए यहां चर्चा में आते हैं। आपने क्या कर रखा है, फायर रेजिस्टिंग ब्रिक का क्या बना रखा है, फायर रेजिस्टिंग ब्रिक लेयर, फायर रेजिस्टिंग ब्रिक लेयर आपने ये लगा रखा है। अब पूरी इस मैकेनिज्म को समझिए। होता क्या है कि जब हम कच्चा पदार्थ, चाहे वो पाउडर के फॉर्म में हो और चाहे स्लरी के फॉर्म में हो, यहां घूनी भट्टी के अपर इनलेट से हम प्रवेश कराते हैं। अपर इनलेट से हम क्या कराते हैं, प्रवेश कराते हैं। तो यह कंप्रेस्ड एयर की सहायता से पूरे भट्टे में एक समान रूप से फैल जाता है, भट्टे में एक समान रूप से फैल जाता है, और ये पहले जोन में पहुंचता है। यहाँ कोई चैम्बर या जाली नहीं लगी है, यहाँ तापमान के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है, जहां तापमान 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान पर पहुंचने के बाद जितना भी मॉइस्चर कंटेंट और कार्बनिक पदार्थ है वो क्या कर जाता है साहब, इस रॉ मटेरियल से रिमूव हो जाता है। रॉ मटेरियल इस स्लोप के कारण और लगातार रोटेशन के कारण अग्नि जोन में खुद ही खिसक कर पहुंच जाता है।
जहां टेम्परेचर होता है 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पर कुछ पदार्थ जो हैं, कुछ इंग्रेडिएंट जो हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, वो पिघल जाते हैं और नूडल्स के रूप में पूरे कच्चे पदार्थ को क्या करते हैं साहब, हाँ, पूरे कच्चे पदार्थ को नूडल्स के रूप में तब्दील कर देते हैं। और यहां स्लोप होने की वजह से ये घूड़ी भट्टी के सबसे गर्म क्षेत्र, जिसे हम बर्निंग जोन नाम देते हैं, इस जोन में पहुंच जाते हैं, जहां टेम्परेचर 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान पर पहुंचने के बाद जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं और पूरी तरह पिघल जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं और पूरी तरह पिघल जाते हैं। और पूरी तरह पिघल जाने के बाद ये पदार्थ जो है पूरी तरह पिघल जाने के बाद स्टेबल अवस्था में नहीं रहते, तब ये करते हैं रासायनिक क्रिया, और रासायनिक क्रिया करके कुछ जटिल रासायनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। और द्रव की अवस्था में होने के कारण ये पृष्ठीय तनाव के गुण की वजह से स्वयं ही 5 से 10 mm की गोलियों के रूप में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इन गोलियों का तापमान यहां लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जब इस चैम्बर से बाहर निकलने वाले होते हैं। अब इतने तापमान पर अगर खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए तो ये ब्रस्ट कर जाएंगे और सही टेक्सचर फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए घूड़ी भट्टी में एक चौथा जोन लगाया जाता है, जिसको नाम देते हैं रोटरी कूलर। क्या नाम देते हैं? रोटरी कूलर। इस जोन में प्रवेश कर जाते हैं। अब रोटरी कूलर में जैसे ही मामला आता है, ये रोटरी कूलर में लगी है अंदर जंजीरें लोहे की और फिन कटे हुए हैं, जैसे आपकी गाड़ी के इंजन पे कटे होते हैं या फिन्स कटे हुए हैं, ताकि टेम्परेचर को तेजी से रिलीज किया जा सके, और टेम्परेचर लेके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। और इन गोलियों का तापमान यहां से कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ ये गोलियां कहां बाहर निकलती हैं? रोटरी कूलर से, और जो कि एक सॉलिड 5 से 10 mm की गोलियों के रूप में होते हैं। कितने mm से? 5 से 10 mm की गोलियों के रूप में होती हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? क्लिंकर। इन्हीं क्लिंकर के आगे चलकर हम करते हैं पिसाई, और पिसाई करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है वो हमारा सीमेंट है। हमसे सवाल क्या पूछा गया था? हमसे सवाल पूछा गया था कि साहब देखो, मैं आज ये पूरी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं, मुझे सिर्फ ये बताना है कि तापमान हमसे पूछा गया था, टेम्परेचर कितना लेकर चलते हैं। याद रखिएगा कि भाई हमसे तापमान पूछा गया है, तापमान जो लेकर चलते हैं हम लोग घूड़ी भट्टी में, वो तापमान लेकर चलते हैं सदैव कितना? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का तापमान लेकर चलते हैं। कितना? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से। याद रखिएगा कि भैया ऑब्जेक्टिव पर्पस से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का आंसर आपको कभी नहीं देना है। लेकिन जब विकल्प में कभी 1500 तक ऑप्शन ही ना हो, 1200 हो, 1300 हो, 1400 हो, हाँ ऐसे ऑप्शन चल रहे हो, 1500 हो, 1600 हो, तो आप ऐसी दशा में 1400 आपका सही विकल्प होगा, चुन लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस प्रश्न में 1400 ऑप्शन में नहीं होता और 1600 होता, तो याद रखिएगा कि ड्राई प्रोसेस में हम ये 1600 तक भी ले जाते हैं। तो जब ये विकल्प में ना हो 1400, 1450, ये विकल्प में ना हो, यानी 1500 से कम वाले नियर बाई वाले विकल्प ना हो, तब 1600 तक जाइएगा। 1600 से अधिक तापमान कभी भी आप नहीं बताएंगे। जब भी आपको बताना हो, आप कितना बताएंगे? हमेशा कितना बताएंगे? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट मोर देन 1500। तो आपको कभी चुनना हो ना कि भाई बताइए कितना तापमान लेकर चलते हैं, तो तापमान आप बताइएगा कि बर्निंग के दौरान हम 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का तापमान लेकर चलते हैं, जो कि घूड़ी भट्टी में रखते हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती है आपके सामने कि आप लोग कहेंगे सर जब यही लेकर चलना था तो आपने हमको यहाँ 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्यों बताया? आपने यहाँ हमको 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्यों बताया? तो याद रखना कि ये विकल्प नहीं बताना है तब तक जब तक विकल्प में 1600 से ज्यादा जवाब नहीं देना है। हमेशा कितना देना है? 1500 के आसपास का जवाब। यही जवाब आपको हमेशा देकर चलना है। तो आप याद रखिएगा और ये मैकेनिज्म ऐसे ही बता दीजिएगा। ठीक, चलिए, आई होप कि पहला प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब सीमेंट के प्रोडक्शन की ये बात हो गई है, तो पहला प्रश्न हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है अपना। अब हम लोग चलते हैं साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना अगला प्रश्न, ठीक, अगला प्रश्न अपना ये है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 43 ग्रेड ओपीसी इज। कह रहे हैं कि भैया ओपीसी 43 ग्रेड की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य ली जाती है। भैया एक बात ध्यान से समझिए, यहां ओपीसी और इसके आगे जो नंबर लिखा है 33, 43, 53, यही इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है किसमें? मेगा पास्कल में या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, वो भी किस पर? 70.6 mm के क्यूब पर। कितने दिन पर? 28 दिन पर, 28 डेज पर। कितने दिन पर? 28 दिन पर, और वो भी जब लोडिंग रेट 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का हो तब। तो जवाब तो सीधा सीधा है साहब कि भैया अगर बात कर रहे हैं किसकी? 43 की, तो 43 का 43 MPa यानी कितना? 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यही होगा। लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं, इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, और वो समझने के लिए हम लोग को एक काम करना होगा।
हम लोग को सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट समझना होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट, ठीक, सीमेंट का संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। मैं हाइलाइटेड पॉइंट्स बताता चलूंगा और आपको उन्हीं पॉइंट्स पर गौर करना है। सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम लोग जो करते हैं वो करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 4031 पार्ट 6। IS 4031 के किसके? पार्ट 6 के अकॉर्डिंग करते हैं। अब इस टेस्ट में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन सा क्यूब किसका इस्तेमाल करते हैं या ऐसे कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हैं, अगर इसकी चर्चा करनी हो कि मशीन कौन सी इस्तेमाल करते हैं तो साहब मशीन के लिए बता दीजिए कि इस टेस्ट में हम मशीन इस्तेमाल करते हैं, मशीन CTM कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं। अगर ये CTM उपलब्ध नहीं है तो UTM इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, हम जो क्या यूज करते हैं, सैंपल। सैंपल तो मिनिमम 3 क्यूब इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? 3 क्यूब। क्यूब की साइज क्या लेते हैं? साइज ऑफ सैंपल। साइज ऑफ सैंपल पर बात करनी हो तो भैया हमारा ये क्यूबिकल सैंपल होगा, ऐसा ये क्यूबिकल सैंपल होगा और इस क्यूबिकल सैंपल पर जो साइज लेकर हम लोग चलते हैं वो है 70.6 mm। कितना लेकर चलते हैं? 70.6 mm। 70.6 mm, ठीक है। अच्छा, फेस एरिया कितना लेकर चलते हैं? तो फेस एरिया होता है, फेस एरिया ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग होता है। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सैंपल लेकर चलते हैं और मिनिमम कितना सैंपल लेकर चलना है? तो 3 लेकर चलना है। कितना लेकर चलना है? 3 लेकर चलना है, हम ये लेकर चलते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये तो बात रही सैंपल की। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सीमेंट और सैंड का रेशियो क्या लेते हैं इसमें? सीमेंट सैंड रेशियो क्या लेते हैं? सीमेंट सैंड का रेशियो जो चलता है ना 1:3 का चलता है। याद रखिएगा, सीमेंट के जितने भी टेस्ट किए जाने हैं, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सीमेंट सैंड का अनुपात यही चलता है। केवल फील्ड में एक टेस्ट करते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट, जहां अनुपात 1:6 का लिया जाता है। बाकी जगहों पर 1:3 का अनुपात ही चलता है, ठीक। यानी अगर सरल भाषा में कहना हो तो 185 ग्राम सीमेंट तो हम 555 ग्राम क्या ले लेते हैं? बालू ले लेते हैं, बालू ले लेते हैं, ठीक। सैंड यही रेशियो लेकर चलते हैं। सीमेंट सैंड रेशियो बता रहे थे तो कितना लेकर चलते हैं? 185 ग्राम सीमेंट तो 555 ग्राम बालू लेकर चलते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, साहब ये सब तो ठीक है, हमको एक बात और बताइए कि इन दोनों को लेकर चलते हैं, फिर इनको मिलाएंगे हम, तो मिलाएंगे तो वाटर कितना यूज करते हैं? वाटर जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं P/4 प्लस 3.0%। अब भाई ये कैसे? पुराने कोड में 3.5 था, यहां कितना है? P/4 प्लस 3.0%, जहां P जो है आपकी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। क्या है? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, सीमेंट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, हम ये लेकर चलते हैं। नेक्स्ट बात और कर लेते हैं कि तीनों क्यूब की कास्टिंग करेंगे, तो कास्टिंग करने के दौरान जो है, कास्टिंग करने के दौरान मिक्सिंग की प्रक्रिया अडॉप्ट करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद क्या करना होगा, मुझे रफली सुन लीजिए, ये बेसिक डेटा फिर मैं एक बार सम अप कर देता हूं, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं भाई? क्यूरिंग करनी होती है, तो क्यूरिंग के दौरान टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कितना रखते हैं? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये बड़े काम की बात है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, लड़का 90% लगा के चला आता है। 90% नहीं लिया जाता, कितना लेते हैं हम? टेम्परेचर लेते हैं 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी लेते हैं 65 ± 5%। ये बात याद रखिएगा, ये ह्यूमिडिटी लेकर चलते हैं। लोडिंग रेट कितना लेते हैं? लोडिंग रेट कितना लेते हैं? 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का। कैसा लोड? ग्रेजुअल। कैसा लोड लेते हैं? ग्रेजुअल लोड लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब सवाल ये तो आ गया, अब हम क्या करते हैं भाई? इसी तरह हम 3 क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। σ1 बराबर फेल्योर लोड बटे फेस एरिया, ठीक। किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या मेगा पास्कल, जिसमें भी लिखना हो लिख दीजिए। ऐसे ही σ1 निकाल लीजिए, σ2 निकाल लीजिए और σ3 निकाल लीजिए। तीनों क्यूब का आप अलग अलग पता कर लीजिए, तीनों क्यूब का आप अलग अलग पता कर लीजिए। नाउ सिग्मा एवरेज इज इक्वल्स टू σ1 प्लस σ2 प्लस σ3 और इन तीनों का ले लीजिए एवरेज। यही एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। हाँ, यही एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। तो हम ये ऐसे ही लेकर चलते हैं। अब आते हैं, थोड़ी प्रक्रिया समझाते हैं, फिर इस बात को हम लोग डिक्टेट करते हैं कि क्या हिसाब किताब कैसे चलेगा, ठीक।
सबसे पहले क्या करना होता है, ध्यान से बात सुनो, सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या करना होता है, आपको सीमेंट का सैंपल लेना होता है। सीमेंट का सैंपल कैसे लिया जाता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रोविजन IS 3535 के अकॉर्डिंग हम सीमेंट का सैंपल लेते हैं, जो कि कहता है कि सीमेंट यदि बोरे में है तो रैंडमली किन्हीं 12 बोरियों से जस्ट अ सेकंड प्लीज, सीमेंट का सैंपल लेना अगर आप लोग को नहीं आता है तो बात ध्यान से सुन लीजिए कि सीमेंट अगर रैंडमली बोरे में है तो रैंडमली किन्हीं 12 बोरियों से, अगर ढेर में है तो रैंडमली 12 जगहों से हम सीमेंट का क्या ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं 12 प्लेसेस से, ठीक। और उन सबको मिक्स कर लेंगे और फिर रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जितना सीमेंट चाहिए होगा एज अ सैंपल निकाल लेंगे हम। और फिर ले लेंगे यहां से सैंड। सैंड कौन सी, इनोर सैंड। इनोर सैंड मतलब स्टैंडर्ड सैंड, ठीक। हम इन दोनों को ले लेते हैं। अब इन दोनों को ले लिया, अनुपात क्या रखना है, 1:3 के अनुपात में। फिर इन दोनों को ड्राई हैंडेड मिक्स कीजिए, हाँ ड्राई मिक्स कीजिए, ड्राई हैंडेड, जब तक इनका कलर एक समान ना हो जाए। जब कलर एक समान हो जाए तब इनमें वाटर ऐड कीजिए। क्या ऐड कीजिए, वाटर ऐड कीजिए। कितना वाटर ऐड करना है तुम्हें पता है, P/4 + 3%, 3.0। पुराना कोड कितना था, P/4 + 3.5%। वाटर ऐड करके इनको क्या करना है, मिक्स करना है। क्या करना है, मिक्स करना है। मिक्स कर लेने के बाद इनको माउल्ड में ले चलिए और लीक प्रूफ स्टील माउल्ड, लीक प्रूफ स्टील माउल्ड इस्तेमाल करेंगे हम। और इस माउल्डिंग में हम 3 क्यूब कास्ट करेंगे। कितने क्यूब, 3 क्यूब कास्ट करेंगे। बस ध्यान से बात सुनते रहिए, कितने क्यूब कास्ट करेंगे, 3 क्यूब कास्ट करेंगे। और कास्टिंग के दौरान हर लेयर का हम कंपैक्शन करते चलेंगे, यानी पूरे क्यूब का हम कंपैक्शन करते चलेंगे। तो हम कंपैक्शन करेंगे, जिसके लिए हम वाइब्रेटरी टेबल या टेबल वाइब्रेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टेबल वाइब्रेटर का, टेबल वाइब्रेटर का, जिसकी वाइब्रेशन रेट 12,000 ± 400 पर मिनट होती है। इस रेट से वाइब्रेट करता है और इस पर कितनी देर तक, 2 मिनट तक आपको वाइब्रेट कराना है। 2 मिनट वाइब्रेट कराने के बाद आप प्रत्येक क्यूब की सतह को समतल कर लीजिए और समतल कर लेने के बाद इनको ले चलिए कहां, एक वाइब्रेशन लेस प्लेस पर, जहां कंपन वंपन ना आ रहा हो और टेम्परेचर कितना हो, 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यहीं पर 24 ± हाफ आवर के लिए क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, इनको ले चलना है, सांचे को खोलना है और क्यूब्स को बाहर निकालना है और इनकी इसके बाद इनको डुबा देना है पानी में। याद रखिएगा कि यहां रखते समय ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 65 ± 5%। कितना, 65 ± 5%। इनको पानी में डुबा दीजिए और पानी में डुबा दीजिए। कितनी देर के लिए डुबाना होगा साहब, तो पता चलेगा कि भैया हमको इनको पानी में डुबाना है कितनी देर के लिए, जितने दिन बाद आपको टेस्ट करना हो, चाहे 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, जितने दिन बाद टेस्ट करना हो तब तक के लिए पानी में डुबा दीजिए। और प्रत्येक 7वें दिन, याद रखिएगा, प्रत्येक 7वें दिन आप पानी चेंज करते रहेंगे, ठीक। अगर 7 दिन बाद टेस्ट कर रहे हैं तो, और पानी का तापमान रखना है 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। टेस्टिंग के ठीक पहले इनको बाहर निकालिए और सीटीएम या यूटीएम के कंप्रेशन जैक्स में ले आकर यहां अपना क्यूब रख दीजिए, ठीक। और लगाइए कंप्रेसिव लोड। और कंप्रेसिव लोड की रेट क्या रखनी है, 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का। जिस फ्लोर लोड पर ये टूट जाए वो फ्लोर लोड पता कर लीजिए और वो फ्लोर लोड पता करने के बाद बस इस फॉर्मूले में ले आइए और भैया इस फॉर्मूले में रखिए फ्लोर लोड बटे फेस एरिया रख दीजिए। यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, पहले क्यूब का, दूसरे क्यूब का, तीसरे क्यूब का और तीनों क्यूब का ले लीजिए एवरेज। यही एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, ठीक। समझ गए, यही आपके सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। तो ये बात हमें आपको अगर समझ में आ गई है तो बात तो ठीक है भैया, हमने एक रफ आइडिया दे दिया है। हम यहां यूज करते हैं टेबल वाइब्रेटर। टेबल वाइब्रेटर वाइब्रेशन रेट कितना रखते हैं, 12,000 ± 400 पर मिनट का। कितनी देर के लिए, 2 मिनट। कितनी देर वाइब्रेट कराएंगे, 2 मिनट वाइब्रेट कराएंगे। तो हम ये यूज कर लेंगे और इस तरह सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम पता कर लेते हैं, तो आ जाएगा निकल के। अब यहाँ इतने जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सब प्रश्न बन सकते हैं, ये सब प्रश्न बन सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब जब हम टेस्टिंग कर ही लेते हैं तो भैया किस सीमेंट की कितनी आती है ये भी हमारे सामने एक चुनौती है, हम लोग को जान लेना चाहिए। मैंने एक यहाँ पूरी टेबल ही लगा रखी है कि भाई एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आती है सीमेंट के अलग अलग ग्रेड्स की, अलग अलग प्रकार की, इसकी चर्चा करें तो एक तरफ मैंने यहाँ लिख रखा है टाइप ऑफ सीमेंट, दूसरी तरफ कितने दिन पर कितनी स्ट्रेंथ आती है ये लिख रखा है मैंने ना। अच्छा, समझते रहिएगा बात। तो यहां जैसे सबसे पहले ये बात आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। वैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की एक दिन पर सामर्थ्य उसके 28 दिन की तुलना में जो सामर्थ्य आती है उसका कितना परसेंट आता है, 28 दिन वाली सामर्थ्य का कितना परसेंट आता है, तो एक दिन पर 16, 3 दिन पर 40, 7 दिन पर 65, 28 दिन पर 100%। 28 दिन वाले की तुलना में ही अगर बात कर रहे हैं तो, ठीक। चलिए, तो ये पहला सीमेंट है अपना ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। कौन सा सीमेंट है, ओपीसी।
और ओपीसी सीमेंट की अगर बात करनी हो तो अडंडी पोर्टलैंड सीमेंट का पहला ग्रेड ओपीसी 33, इसकी एक दिन पर स्ट्रेंथ नहीं निकालते हम, 3 दिन पर होती 16 मेगा पास्कल, 7 दिन पर 22, 28 दिन पर 33। ठीक। अच्छा दूसरी बात करिए, दूसरा ओपीसी 43 ग्रेड, ओपीसी 43 ग्रेड, ओपीसी 43 ग्रेड, 43 ग्रेड का भाई 3 दिन पर 22, 7 दिन पर 27 और 28 दिन पर 43 मेगा पास्कल। और फिर बात करिए तीसरा 53 ग्रेड, कौन सा ग्रेड? 53 ग्रेड। और 53 ग्रेड की अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो 53 ग्रेड का एक दिन पर नहीं निकालते, 3 दिन पर 27 आता है, 7 दिन पर 37, कितना आता है 37, और 28 दिन पर 53। तो याद रखिएगा जितने दिन पर लिखा है, ये जो लिखा है टर्म ना, ये 28 दिन पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने दिन पर? 28 दिन पर। हाँ, जैसे 43 लिखा है तो 43, 33 लिखा है तो 33, जो भी लिखा है सेम एज इट इज लिखेंगे हम। लेकिन कितने दिन पर? 28 दिन पर सेम आएगी। ठीक। यहां दूसरा सीमेंट हम लोग लेकर चल रहे हैं रैपिड हार्डनिंग, उसका एक दिन पर 16 होता है, 3 दिन पर 27 होता है। ठीक। अच्छा तीसरा सीमेंट है हाई एल्यूमिना, हाई एल्यूमिना का एक दिन पर 30 मेगा पास्कल होता है और 3 दिन पर 35 मेगा पास्कल होता है। चौथा सीमेंट है लो हीट सीमेंट एलएचसी, इसका एक दिन पर नहीं निकालते, 3 दिन पर 10, 7 दिन पर 16, 28 दिन पर 35 मेगा पास्कल। और पांचवा सीमेंट है पीपीसी, कौन सा सीमेंट है? पीपीसी। पीपीसी का जो है याद रखिएगा ओपीसी 33 ग्रेड की जितनी स्ट्रेंथ होती है जितने दिन पर सेम स्ट्रेंथ उसकी भी आती है। तो भैया 7 दिन पर कितना, सॉरी 3 दिन पर 16, 7 दिन पर 22 और 28 दिन पर 33 मेगा पास्कल। तो आप एज इट इज बता सकते हैं कि ऐसे ही स्ट्रेंथ हम इनकी कैलकुलेट करके चलते हैं। अब साहब ये सवाल तो हमारे आपके सामने था, हमने कर लिया। और यहाँ इस प्रश्न का जो जवाब है वो कितना है बता दीजिए कि भैया 43 का 43 आएगा, ये इतने दिन पर आता है। ठीक। अच्छा हो गया भैया, लोडिंग रेट वगैरह सब कुछ बता दिया। तो यहां जो ग्रेड लिखी है आप समझिएगा यही उसकी स्ट्रेंथ आती है। कैसे पता करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है। मैंने टेस्ट आपको पढ़ाया नहीं है, सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दिया है कि भैया ऐसे काम चलता है। ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अपना विकार्ट ऑपरेटस इज यूज्ड फॉर। ये विकार्ट ऑपरेटस किस किस के लिए हम प्रयोग करते हैं, थोड़ा हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि विकार्ट ऑपरेटस हम किसके किसके लिए प्रयोग करते हैं। विकार्ट ऑपरेटस की अगर बात करिए, विकार्ट ऑपरेटस इस विकार्ट ऑपरेटस की अगर बात करिए तो विकार्ट ऑपरेटस का सारा स्पेसिफिकेशन IS 5513 देता है। कौन देता है? IS 5513 देता है। यही विकार्ट ऑपरेटस के सारे स्पेसिफिकेशन आपको बताता है। विकार्ट ऑपरेटस के सारे स्पेसिफिकेशन IS 5513 बताता है। इस विकार्ट ऑपरेटस की बात करो तो भैया ये विकार्ट ऑपरेटस जो है ये सामने से देखने पर ऐसा दिखाई देता है, ऐसा। ठीक। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। अच्छा इस विकार्ट ऑपरेटस में यहां बनी है स्केल, क्या बनी रहती है? स्केल। और यहां लगा होता है एक पॉइंटर, को क्या लगा होता है भैया? पॉइंटर लगा होता है। ठीक। यहां लगा होता है एक पॉइंटर, ऐसे, दिस इज पॉइंटर, जो आपको क्या बताता है? रीडिंग। इसके भीतर एक मूवेबल रॉड लगी है और ये बाहर देखने वाला इसका कवर। यहां नीचे इसके क्या लगा होता है? आपका क्या लगा होता है भाई? ठीक। यहां लगा होता है ऑपरेटस और ये है आपकी इंपरवियस ग्लास प्लेट। इतनी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक। अच्छा ये आपका लगा है माउल्ड, क्या लगा है? ये है माउल्ड। माउल्ड इसकी हाइट कितनी होती है? तो हाइट होती है 40 mm और डाया कितना होता है? तो डाया होता है 80 mm। कितना होता है? 80 mm। ठीक। ये क्या लगा हुआ है? इंपरवियस ग्लास प्लेट। इंपरवियस ग्लास प्लेट। ये क्या लगा है? अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये लगा है निडल। क्या लगा है? निडल लगा है।
अच्छा ये कौन है साहब, ये ग्रेजुएशंस हैं या स्केल है, ग्रेजुएशंस मैं लिख रहा हूं, ग्रेजुएशंस हैं। ये कौन है, मूवेबल रॉड, मूवेबल रॉड। कितना वेट होता है, 300 ग्राम। कितना लेते हैं, 300 ग्राम वेट है। यहां क्या लगा है साहब, तो इसको हम अगर थोड़ा दूसरे पेन से दिखा लेते हैं, हाँ ये जो लगा है दिस पॉइंट, हाँ ये जो लगा है इसको बोलते हैं हम साहब रिलीज पिन। क्या बोलते हैं, रिलीज पिन। ठीक, ये जो लगा है आप इस पोर्शन को बोलते हैं पॉइंटर, इसी से रीडिंग पढ़ी जाती है, क्या बोलते हैं, पॉइंटर। ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज क्लैंपिंग स्क्रू, क्लैंपिंग स्क्रू। ठीक, आई होप कि आपको ये पूरा अरेंजमेंट समझ में आ रहा होगा विकार्ट ऑपरेटर्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये इतने पोर्शन विकार्ट ऑपरेटर्स में हमें देखने को मिलते हैं। ये अपना माउल्ड है, ये नीचे इंपरवियस ग्लास प्लेट। अब होता क्या है, इस विकार्ट ऑपरेटर्स का यूज 3 डिफरेंट टेस्ट में हम करते हैं, सिर्फ इस अरेंजमेंट को बदल के, जहां ये नीडल लगी है, ये इस अरेंजमेंट को बदल के हम 3 अलग अलग टेस्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला टेस्ट इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। तो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में हम इस्तेमाल करते हैं निडल का। किसका इस्तेमाल करते हैं, निडल का। निडल के लिए अगर बात करो तो निडल की जो लंबाई होती है, अगर ऐसे बात करो साहब इस निडल की, यहां क्या है निडल, अगर इसकी हाइट की बात करो तो हाइट होती है 40 से 50 mm। कितनी, 40 से 50 mm। ठीक, और अगर डाया की बात करो इधर, तो क्रॉस सेक्शन, ये 2 वेरिएंट क्रॉस सेक्शन में आता है। पहला क्रॉस सेक्शन जो आता है इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आता है। कैसा क्रॉस सेक्शन आता है, सर्कुलर। तो डाया कितना लेते हैं ऐसी दशा में, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में जो डाया हम लेकर चलते हैं 5, ये लेकर चलते हैं 1.13 mm, 13 mm। और दूसरा वेरिएंट आता है इसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। कैसा आता है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है 1 क्रॉस 1 mm का। कितना होता है, 1 क्रॉस 1 mm का। तो 2 अलग अलग क्रॉस सेक्शन में उपलब्ध है। और इसका अरेंजमेंट हम करते हैं किसके लिए, इसी विकार्ट ऑपरेटर्स में। हम इसको लगाकर यहां अटैच करके, यहां अटैच करके हम क्या करते हैं साहब, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में विकार्ट ऑपरेटर्स का यूज कर पाते हैं। ठीक, अच्छा जो दूसरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दूसरे पर्पस में अगर बात करनी हो, सेकंड दूसरा जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में। फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में हम यहां प्रयोग करते हैं। और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में उस निडल की जगह पे निडल विथ एनुलर कॉलर का प्रयोग किया जाता है, निडल विथ एनुलर कॉलर का। किसका प्रयोग करते हैं, निडल विथ एनुलर कॉलर का। निडल विथ एनुलर कॉलर का प्रयोग करते हैं। ठीक, किसका प्रयोग करते हैं, निडल विथ एनुलर कॉलर का, हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है भैया, ये लगा है आपका कौन है, कॉलर। इस कॉलर के बारे में मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस मुझे आपको क्या करना है, एक जनरल बात जानकारी देनी है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस पोर्शन इज निडल, ये क्या लगा है, निडल लगा हुआ है। बस कभी कभी ये सवाल बन लेता है कि भैया ये कितना बाहर निकला होता है, तो कॉलर से ये 0.5 mm बाहर निकला होता है। कितना निकला होता है, 0.5 mm। ठीक, निडल विथ एनुलर कॉलर। आप सोच रहे होंगे कि ये खाली जगह क्या है भैया, यहाँ क्या बना हुआ है, ये खाली जगह। अगर इसकी हम चर्चा करें तो ये खाली जगह को हम बोलते हैं एयर वेंट। क्या बोलते हैं, एयर वेंट। तो क्या बोल दीजिए इसे, सॉरी इसको क्या बोल दीजिए, एयर वेंट। तो हम यूज करते हैं निडल विथ एनुलर कॉलर का, निडल विथ एनुलर कॉलर का कहां यूज करते हैं, तो फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में, इसी विकार्ट ऑपरेटर्स में हम लगा के यूज कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात हम यूज करते हैं, तीसरा ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं प्लंजर। क्या यूज करते हैं, प्लंजर। प्लंजर का यूज हम करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट में। कहां करते हैं,
कंसिस्टेंसी टेस्ट में। ठीक, सीमेंट के कौन से टेस्ट में करते हैं? कंसिस्टेंसी टेस्ट में। और ये प्लंजर जो आता है, अगर इसकी बात आप कर रहे हैं तो ये जो प्लंजर आता है, इस प्लंजर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो भैया इस प्लंजर की हाइट कितनी आती है? तो हाइट आती है वही 40 से 50 mm। और इसका अगर डाया बात करो, डाया ही मैं लिख रहा हूं, डाया आता है 10 mm का। कितना mm डाया आता है? 10 mm का। हम इसका यूज करते हैं किस पर्पस के लिए? किस पर्पस के लिए? कंसिस्टेंसी टेस्ट में। तो विकाट ऑपरेटर से अब कुल कितने टेस्ट किए जा सकते हैं? तो पता चला कि भैया विकाट उपकरण से अब कितने टेस्ट हम लोग कर सकते हैं? 3 टेस्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? एक तो कंसिस्टेंसी टेस्ट कर सकते हैं, सेटिंग टाइम टेस्ट कर सकते हैं, ये दोनों कर ही सकते हैं, लेकिन फाइननेस टेस्ट इससे नहीं होता है। फाइननेस टेस्ट के लिए 2 अलग ऑपरेशन है। तो यहां जो विकल्प सही है वो दोनों सही है। कौन कौन से सही है? कंसिस्टेंसी टेस्ट और सेटिंग टाइम टेस्ट। तो इन दोनों टेस्ट के लिए हम विकाट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। आप कहेंगे साहब आयोग ने कौन सा विकल्प इसमें माना है? तो आयोग ने कोई विकल्प नहीं माना है। क्यों? क्योंकि भैया ये जवाब जो सही है वो बी और सी दोनों सही है। तो बी एंड सी बोथ आर द राइट आंसर। आप ये दे सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि भैया दोनों विकल्प सही है। हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं इस पर्पस के लिए। ठीक, चलिए कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का जिस पर हम लोग को बात करनी है। हालांकि ये प्रश्न कंक्रीट टेक्नोलॉजी से है, लेकिन फिर भी इसमें मिल गया मुझे। लकड़ी, एल्युमिनियम, इस्पात, इन सब का बताना था, तो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक था, तो मैंने कहा लाओ बता ही देते हैं। चलिए प्रश्न क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज नियरली इक्वल्स टू। कंक्रीट का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट लगभग किसके बराबर होता है? लगभग किसके बराबर होता है? वुड के, स्टील के, एल्युमिनियम के, कॉपर के। तो स्टील के बराबर होता है, ये बात मान लीजिएगा। जानते हैं क्यों? अगर इन दोनों का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट नहीं बराबर होता तो आरसीसी में रीइंफोर्सिंग मटेरियल के तौर पर सबसे बेहतर मटेरियल हम स्टील का ही चुनाव नहीं करते। स्टील का होता है 12×10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप जानते हैं फिलहाल। चलिए, लेकिन एक मुद्दा है अपने सामने जिसे हम लोग को एक्सपोज करना है, जिसे हम लोग को लेकर चलना है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट। चलो एक थोड़ी बात करते हैं। हाँ, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का थर्मल एक्सपेंशन, कंक्रीट के थर्मल एक्सपेंशन की अगर आपको बात करनी हो तो आप कह सकते हैं कि आईएस 456 जो है कंक्रीट के थर्मल एक्सपेंशन के बारे में चर्चा करता है अपने आर्टिकल 6.2.6 में, पेज नंबर 16 पर। तो आईएस 456 2000 के अनुसार थर्मल एक्सपेंशन जो कंक्रीट का होगा उसके बारे में इन्होंने यहां एक बात कर रखी है। क्या बात कर रखी है? थोड़ा देखते चलिए, सुनते चलिए, समझते चलिए कि द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सीमेंट। सीमेंट के प्रकार पर डिपेंड करता है, एग्रीगेट, सीमेंट कंटेंट एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड साइज ऑफ द सेक्शन एंड साइज ऑफ द सेक्शन। इतने 5 चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी दिए गए ह्यूमिडिटी के लिए बात करना हो तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का सबसे ज्यादा निर्भरता देखने को मिलेगा आपको एग्रीगेट के प्रकार पर, एग्रीगेट की मात्रा पर, यानी एग्रीगेट पर डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। यहां इन्होंने बता रखा है कि भैया किस प्रकार के एग्रीगेट के लिए क्या थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट लिया जाएगा कंक्रीट का। तो यहां अगर एग्रीगेट क्वार्टजाइट है तो 1.2 से 1.3 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। सैंडस्टोन है तो 0.9 से 1.2 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रेनाइट है तो 0.7 से 0.95 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड। बैसाल्ट है तो 0.8 से 0.95 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड। अगर लाइमस्टोन है तो 6 से यानी 0.6 से 0.9 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो एक जनरल बात है, एक तो जनरल बात है। थोड़ा हम यहां कुछ मेंशन करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट लिखते हैं, कंक्रीट का अल्फा कंक्रीट थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट आईएस 456 2000 के क्लॉज 6.2.6 के अनुसार निम्न पर निर्भर करता है। निम्न पर निर्भर करता है। पहली बात किस पर निर्भरता है? देखो यहां पहला कि डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सीमेंट, सीमेंट के प्रकार पर, दूसरा सीमेंट की मात्रा पर, तीसरा एग्रीगेट पर, अगला ह्यूमिडिटी पर और अगला साइज ऑफ द सेक्शन पर। तो हम लोग किस पर डिपेंडेंसी है? तो पहला डिपेंडेंसी किस पर है भैया? टाइप ऑफ सीमेंट,
टाइप ऑफ सीमेंट, सीमेंट के प्रकार पर। दूसरा एग्रीगेट, इसी पर सर्वाधिक निर्भरता है। तीसरा सीमेंट कंटेंट। चौथा ह्यूमिडिटी। और पांचवा साइज ऑफ सेक्शन, साइज ऑफ सेक्शन। और सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी अगर बात करनी हो तो यहां मेंशन कर दे रहे हैं मैं, हाँ, कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक निर्भर है इसी पर, किस पर? एग्रीगेट पर, क्योंकि एग्रीगेट का प्रतिशत मात्रा 70 से 80% तक कंक्रीट में जाती है, इसीलिए सबसे ज्यादा निर्भरता किसमें है भैया? एग्रीगेट पर ही निर्भरता है। अच्छा, जिस प्रकार का एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट की जितनी मात्रा होगी उसी के हिसाब से थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा। तो मैंने यहाँ एक जनरल जानकारी आपको दे दी है। अब थोड़ी हम चर्चा और कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। सीमेंट कंक्रीट में आखिर में होता क्या क्या है? तो पता चला कि भैया सीमेंट होता है, तो अल्फा ओपीसी, सीमेंट का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना होता है? सीमेंट का अगर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की बात करनी हो तो 10.8 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड से 16.2 × 10 की घात -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। जो एग्रीगेट विभिन्न प्रकार के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अल्फा एग्रीगेट, जो विभिन्न प्रकार के एग्रीगेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, उनका होता है 5.4 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। 5.4 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक भैया? 12.6, कहां तक? इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और इन दोनों के परिणाम से जो कंक्रीट बन के आती है, इस कंक्रीट का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो आता है, हाँ, इस कंक्रीट का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो बन के आता है कंक्रीट का, ये कंक्रीट का आता है 5.8 इंटू 10 की पावर -6 से कहां तक? 14 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड तक। समझ गए? और ये दोनों हमें ये इतना ही देखने को मिलते हैं। तो भैया हम अगर जनरल भाषा में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कंक्रीट का और स्टील का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट लगभग क्या होता है? बराबर होता है। तो बताना हो तो किसका बता दीजिए? स्टील का कितना होता है? 12 × 10 की घात -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। एल्युमिनियम का 23, कॉपर का 16, बता दीजिएगा ऐसे 16, 23, जिसका जो भी बताना हो। ठीक, तो ये जवाब आपका यहां से मिल जाता है। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। लेकिन एक डिटेल्ड में एक प्रश्न यहां और बनता है, और ये प्रश्न मैंने जानबूझकर आर गौर साहब की किताब से निकाला है ताकि आप लोग को समझा सकें, बता सकें। ये प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12.9 कि कंक्रीट कंटेनिंग, जिस कंक्रीट में किस तरह का कोफिशिएंट या एग्रीगेट हो तो उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है। जैसे पहला कह रहा है सिलिशियस एग्रीगेट हैज हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, दूसरा कह रहा है इग्नियस एग्रीगेट हैज इंटरमीडिएट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, तीसरा लाइमस्टोन हैज लोवेस्ट एक्सपेंशन, हाँ, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो सारे जवाब सही हैं। आप कहेंगे सर कैसे सही है? मैंने कहा साहब यहां देखो, ये देखो, ये सब सिलिशियस है, सबके सब सिलिशियस है, तो सिलिशियस का सबसे ज्यादा है। ये देखो, ये दोनों कैसे हैं? इग्नियस है, तो इग्नियस का इंटरमीडिएट है, लाइमस्टोन का सबसे कम है। तो प्रश्न इसी टॉपिक से बना हुआ है, इसलिए ऐसा है। तो कभी ये प्रश्न आए ना तो इसका जवाब इसी तरीके से दीजिएगा, इसी तरीके से बताइएगा। आई होप कि आप लोग को ये सारी कहानी, सारा लेक्चर समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर रह भी जाता है कुछ डाउट तो हम लोग जल्दी लाइव कनेक्ट होंगे, फिर हमसे उस समय आप अपने जो भी परिचर्चा है, जो भी डाउट है, आप उन पर बात कर सकते हैं, आप वो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए धन्यवाद। बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में फिर बहुत जल्द नए पेपर के साथ। थैंक यू।